हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवोटेड फॉर सिविल सर्विसेज। तो काफ़ी दिनों बाद हम शुरू करने आज जा रहे हैं और एक नया सब्जेक्ट शुरू करेंगे, पॉलिटी। और पॉलिटी में भी हम लोग शुरू करते हैं उद्देशिका से, यानी कि प्रेम्बल से। ठीक है। तो जो प्रस्तावना का विचार है, आखिरकार ये क्या है, कैसे आया, कहाँ से आया, इसकी भाषा क्या है, किस देश से लिया गया है, यहाँ से हम शुरू करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं एक बार उद्देशिका आप लोग मतलब पढ़ जरूर लीजिएगा कि हम भारत के लोग डैश 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 एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। ठीक है, इसे आप लोग देख जरूर लीजिएगा। तो अब हम बात करते हैं कि प्रियम्बल मतलब क्या होता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारा जो संविधान है वो मूलतः कहाँ से शुरू होता है। संविधान तो आप देखेंगे कि शुरू हो रहा है भाग 1 से, यानी कि आर्टिकल 1 से शुरू होता है, या जनरली सभी के यहाँ ऐसे ही होता है। तो लेकिन जो हमारे संविधान की जो बुक है, इसमें हम लोगों ने प्रियम्बल पहले दिया है, फिर बाद में आगे रखी हैं बाकी चीज़ें। तो जो हमारी प्रस्तावना है, इसकी जो धारणा अगर हम बात करें तो ये ली गई है अमेरिका से। ठीक है। लेकिन जो इसकी भाषा की बात करें तो ये भाषा, प्रस्तावना की जो भाषा है, ये ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। ठीक है। तो इसको पंडित नेहरू ने इसका प्रस्ताव जो है, यानी कि प्रस्तावना का प्रस्ताव जो है, उद्देश्य प्रस्ताव जिसे कहा गया था, 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने प्रस्तुत किया था। जो हमारी बैठक हो रही थी, संविधान सभा की जो बैठक हो रही थी, पहली बैठक हुई थी हमारी 9 दिसंबर को, दूसरी बैठक हुई थी 11 दिसंबर को, जिसमें हमने राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में चुना था। और जो हमारी तीसरी बैठक हुई थी वो हुई थी 13 दिसंबर 1946 को। उसी में पंडित नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया था। अब देखिए प्रस्तावना का महत्व क्या है, आखिरकार प्रस्तावना होती क्या है। तो इसका महत्व काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इसमें अब पूरा एकदम ये समझ लीजिए सारांश एक तरीके का कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा होगा, जो हमारा संविधान है वो कैसा होगा, पंथ निरपेक्ष होगा, लोकतांत्रिक सरकार होगी, समाजवादी होगी, समूह संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न होगा। ये सब चीज़ें हमें प्रस्तावना में ही मतलब बता दिया गया है। तो इसमें जो प्रस्तावना है हमारा, इसमें क्या है कि इसमें संविधान की शक्ति के स्रोत का उल्लेख है। जैसे कि हम भारत के लोग, स्रोत है ये, हम भारत के लोग। शासन की प्रणाली के स्वरूप का उल्लेख है, जैसे संप्रभु होना चाहिए, समाजवादी होने चाहिए, और पंथ निरपेक्ष होना चाहिए, लोकतंत्रात्मक गणराज्य होना चाहिए। शासन प्रणाली के उद्देश्य का उल्लेख है, कैसी कि जैसे हमारी शासन प्रणाली कैसे होनी चाहिए, स्वतंत्रता होना चाहिए, न्याय होना चाहिए, समानता, बंधुत्व, ये सब चीज़ें होनी चाहिए। और संविधान के निर्माण की तिथि क्या है, जैसे 26 नवंबर 1949। तो कुछ विचारक हैं, उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं और कहा है कि प्रस्तावना को वो किस किस रूप में देखते हैं। तो के.एम. मुंशी ने जैसे कि कहा है कि हम इसे मतलब वो बताते हैं कि जो प्रस्तावना है वो संविधान की राजनीतिक जन्म कुंडली। अब इन्होंने जन्म कुंडली ही क्यों कहा, उन्होंने कहा कि आप देखेंगे कि जैसे व्यक्ति की कुंडली में जन्म की तिथि होती है, उसी तरीके से संविधान की जन्म कुंडली में तिथि है 26 नवंबर 1949। फिर आप देखेंगे कि इसमें उद्भव, व्यक्ति का उद्भव कैसे क्या है, जैसे उसके माँ बाप होते हैं, अभिभावक होते हैं। उसी तरीके से संविधान का उद्भव क्या है कि हम भारत के लोग हैं। और व्यक्ति की कुंडली में देखेंगे आप, उसकी प्रकृति, उसके स्वभाव दिखाता है, मतलब उसमें होता है। उस तरीके से आप देखेंगे कि संविधान की जन कुंडली में क्या है, संप्रभु है, समाजवादी हैं, ये सब चीज़ें हैं। इसका भविष्य, व्यक्ति का भविष्य और उद्देश्य, ये सब चीज़ें होती हैं। उसी तरीके से संविधान का भी न्याय, स्वतंत्रता, ये सब उसके क्या है, भविष्य हैं और उद्देश्य हैं। दूसरा, इसी प्रकार ठाकुरदास भार्गव ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। ठीक है ना, कि क्यों आत्मा क्या है, मतलब कि इसमें मूल तत्व है। पूरा संविधान तो आप देखेंगे कि 395 इसमें आर्टिकल हैं, लेकिन उसका जो क्रस्ट है, जो उसका साध है, मतलब क्या अंदर होना चाहिए, वो आपको उद्देशिका में मिल जाएगा। तो इसीलिए ठाकुरदास भार्गव ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। एन पालकीवाला ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान का पहचान पत्र है। जस्टिस गजेंद्र या गडकर या अर्नेस्ट बारकर ने कहा है कि प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। अब आपने देखा, मैंने अभी कई वर्ड यूज़ किए, जैसे कि संपूर्ण, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, और भी कई वर्ड हैं। इन सब के मैं एक एक करके आपको मतलब बताती हूँ कि इन सब का आखिरकार मतलब क्या होता है। और यकीन मानिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे ऑडियो के तरीके से सुन सकते हैं, आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है ये। जो लोग यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हैं वो भी इसे सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, या जो नहीं भी करते हैं वो भी, जनरल नॉलेज के लिए भी ये चीज़ें पता होनी चाहिए हर एक व्यक्ति को।
तो देखिए संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न क्या है। देखिए मतलब क्या है कि जहाँ पर एक स्वतंत्र राज्य के रूप में हम अपने को देखते हैं, भारत की जब बात की जाती है तो भारत एक स्वतंत्र संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न एक राज्य है। तो भारत अगर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है तो इसका मतलब क्या है कि भारत स्वतंत्र राज्य है। 15 अगस्त 1947 के पहले हम ब्रिटेन के गुलाम थे, ठीक है। तब हम संप्रभु नहीं थे, तब हमारे पास संप्रभुता नहीं थी, क्योंकि हमारे ऊपर ब्रिटेन का शासन था। हम गुलाम थे, संप्रभु नहीं थे। 15 अगस्त 1947 के बाद हम क्या हो गए हैं, स्वतंत्र हो गए हैं, और स्वतंत्र होते ही हम क्या हो गए हैं, संप्रभु हो गए, ठीक है। तो आप देखेंगे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का मतलब क्या है, एक स्वतंत्र राज्य होना चाहिए, बाह्य या आंतरिक रूप में किसी अन्य सत्ता के अधीन नहीं होना चाहिए हमारा जो राज्य है, ठीक है। मतलब इसका क्या है कि जैसे भारत है, भारत संप्रभु है, तो इसका मतलब क्या है कि भारत किसी अन्य देश की सत्ता के अधीन नहीं है। जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, चाइना, किसी के भी अधीन नहीं हैं हम लोग। मतलब इंडिया जो है किसी के भी अधीन नहीं है, फ्री हैं हम लोग, स्वतंत्र हैं हम लोग। ठीक इसी तरीके से आंतरिक रूप में भारत में इतने लोग हैं यहाँ पर कि कोई भारत सरकार को ये कहे कि नहीं नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, ये संभव ही नहीं हो पाएगा। जैसे यूपी कह दे कि नहीं भाई हम आपका जो आपकी पॉलिसी है, नीति है, हम वो नहीं फॉलो करेंगे, नहीं मानेंगे, तो ऐसा नहीं है, यहाँ संभव ऐसा नहीं हो पाएगा। अगर कानून के जरिए भारत सरकार काम कर रही है और कोई कह रहा है कि हम आपके कानून को, आपके संविधान को नहीं मानेंगे, तो ऐसा संभव ही नहीं है इंडिया में रह करके। लोगों के खिलाफ सरकार को यह अधिकार मिला हुआ है कि वह सेना या पुलिस के माध्यम से कार्यवाही कर सकती है। तो कुल मिला के यहाँ ये कह सकते हैं कि निर्णय लेने की स्वतंत्रता है। इसी मतलब आप देखेंगे यूपीएससी के मेंस में इसी डेफिनेशन से ही डिबेट शुरू हो जाता है कि क्या भारत संप्रभु है, क्या भारत अपना निर्णय लेने में स्वतंत्र है। ऐसे क्या होता है कि आपको वो मिलने लगता है, तो मतलब ऐसा डिबेट होने लगता है, तो फिर आप कहेंगे देखिए हाल फिलहाल में संप्रभु का मतलब है कि एक ऐसे स्वतंत्र राज्य से है जो किसी बाह्य आंतरिक रूप में किसी सत्ता के अधीन नहीं है, जो अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र है। जैसे आपने देखा है कि ईरान है, थोड़ा सा मैं एग्जांपल के रूप में थोड़ा समझा रही हूँ, समझ लीजिए। जैसे ईरान एक देश है, ठीक है ना, इससे हम क्या करते हैं, ऑयल परचेज करते हैं, और या हम मतलब इससे ऑयल परचेज करना हम करते थे, अभी फ़िलहाल हमने बंद कर दिया था। क्यों? क्योंकि बंद कर दिया था कि अमेरिका नामक देश ने कहा हमसे आपको यह कार्य नहीं करना है। हम वेनेजुएला से ऑयल परचेज करते थे, यूएसए ने कहा कि आप हमसे खरीदना है आपको, हमने बंद कर दिया। ये कोई तरीका थोड़ी ना होता। यानी क्या हम अपने निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं? अगर हम यूएसए के द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार काम कर रहे हैं तो हम क्या एक स्वतंत्र राज्य हैं? क्या हम यहाँ निर्णय लेने में स्वतंत्र हैं? अगर यह निर्णय लेने में हम स्वतंत्र नहीं है तो इसका मतलब हम संप्रभु नहीं है, हम पर मतलब संप्रभुता का खतरा है भाई, हम ही नहीं अभी। आप समझ रहे हैं ना कि यूएसए जहाँ मना कर रहा है हम वहाँ से ऑयल ना खरीदें, तो इसका मतलब हम संप्रभु नहीं है, समझिए। ठीक इसी तरीके से हमारे देश में बहुत से नक्सलवादी हैं, समानांतर हैं, सरकारें बना लेती हैं, और वहाँ उन जगहों पर भारत सरकार, सेना, पुलिस नहीं पहुँच पाती है। ये हमारी संप्रभुता के सामने चुनौतियाँ हैं। कई बार आतंकवादी यहाँ पर आते हैं, देश की कानून व्यवस्था को भंग करते हैं, हमारी सर्वोच्चता, सरकार की सर्वोच्चता को चुनौती देते हैं, यानी हम प्रभु हमारी संप्रभुता को चुनौती देते हैं। अखबारों में आप पढ़ते हैं पठानकोट में आतंकी हमला, भारत की संप्रभुता पर चुनौती। ये भारत की संप्रभुता पर चुनौती क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसके जरिए भारत सरकार की सर्वोच्चता पर सवाल खड़े किए जाते हैं। तो जब हम इस पर डिबेट करेंगे तो देखेंगे कि क्या वाकई भारत यूएसए के अधीन है, मैंने जो भी कहा आपसे, या भारत दुनिया के किसी अन्य देश के अधीन है, किसी सत्ता के अधीन है? भारतीय संप्रभुता के साथ क्या मतलब इतने सामने जो खतरे आ रहे हैं वो खतरे क्या हैं? इन सब पर जो है हम ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी नहीं, अभी आगे चल के हम आपको बताएंगे इसके बारे में। तो कुल मिला के संप्रभुता का मतलब एक ऐसे स्वतंत्र राज्य है जहाँ पे किसी बाह्य आंतरिक रूप में किसी सत्ता के हम लोग अधीन ना हो, अपने निर्णय लेने में क्या हो, स्वतंत्र हैं एकदम से। बात समझ में आया संप्रभुता का मतलब क्या है? अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि समाजवादी क्या होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा उसमें यूज है वर्ड, आप बेयर एक्ट भी ले सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। समाजवादी क्या है? इस शब्द का उल्लेख हम मतलब ये जो शब्द है ये हमारे मूल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इसे 42 जो अमेंडमेंट हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976, उसके द्वारा इसे शामिल किया गया था, ठीक है। समाजवादी शब्द आखिरकार आया कैसे, हमको पहले इसको जानना होगा
कि यूरोप में क्या था, यूरोप में आधुनिक काल की शुरुआत एक नए तरीके की विचारधारा से होती है। यूरोप में आधुनिक काल में एक दर्शन शुरू होता है। यह देखा गया है कि यूरोप के मध्यकाल को अंधकार युग बोला जाता था। यूरोप के मध्यकाल को क्या बोला जाता था? अंधकार युग बोला जाता था, क्योंकि एक ऐसा समय था जहां पर गैलीलियो, कोपरनिकस जैसे लोगों को वहां जिंदा जलाने का आदेश दे दिया जाता था। बस जो ये कह देते थे कि बाइबल में लिखी हुई बात गलत है, सूर्य पृथ्वी के चारों ओर घूमता है, ठीक है ना। उनका कहना था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है। बात समझ में आई ना। अब उन्होंने मतलब सही बात बता दी, आप ऐसा समझ लीजिए, सूर्य तो एक तारा है, पृथ्वी एक ग्रह है। इस तरीके से जो तार्किक विचार या वैज्ञानिक विचार जिन लोगों ने होने देना शुरू किया, मतलब बताई, सही बातें बताई कि वास्तव में सूर्य नहीं चक्कर लगाता है, पृथ्वी चक्कर लगाती है सूर्य की, ये बातें मतलब बताना शुरू किया। धर्म के नाम पर उनके विचारों को दबा दिया जाता था। वह मतलब ये वो दौर था कि जब राजतंत्र और जो है, या यूं कह लो कि राजा ही सब कुछ हुआ करता था, और राजा वहाँ पर लोगों को कुछ समझता ही नहीं था, अपने हिसाब से शासन करता था। लोगों की जो स्वतंत्रता और जो क्षमता थी, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं था। ये वो दौर था कि जब लोगों की समाज में जब स्थिति थी, मतलब कि लोगों की समाज में जो स्थिति थी वह जन्म से निर्धारित हो जाती थी। सामंत का लड़का सामंत हो जाता था, राजा का लड़का राजा हो जाता था, किसान का लड़का किसान हो जाता था। यानी वह दौर था जब व्यक्ति की क्षमता और प्रतिभा का कोई मतलब ही नहीं था। बात समझ रहे हैं आप लोग मेरी। यूरोप में अंधकार युग बोला जाता था। ये जो युग था इसे अंधकार युग बोला जाता था। मध्यकाल में बोला जाता था, मतलब मध्यकाल में बोला जाता है, लेकिन अचानक ये सब उस समय बोला जाता था, लेकिन अचानक यूरोप में लोगों ने जागना शुरू किया, जिसे पुनर्जागरण कहते हैं। यूरोप में एक रेनेसा आया। इस पुनर्जागरण ने लोगों को ये बताना शुरू किया कि हम लोगों के अंदर अपना तर्क वितर्क करने की क्षमता है। हमें ज़रूरत नहीं है कि चीज़ें कि जो ये चीज़ें, मतलब जो चीज़ें हैं समाज में किसी ने बोल दिया एज इट इज़ हम उसको एक्सेप्ट कर लें। हमें तार्किक रूप में यह देखना होगा कि क्या सही और क्या गलत है। हमें आंखें बंद करके बाइबल में या किसी भी धर्म ग्रंथ में कुछ भी लिख दिया गया, किसी पुरोहित ने कह दिया, किसी पोप ने कह दिया, या किसी भी A to Z पर्सन, मतलब किसी ने कुछ भी बोल दिया, हम स्वीकार कर लेंगे ना। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारे पास सोचने की क्षमता, विवेकशीलता है, हमें इसका इस्तेमाल करना चाहिए। तो मध्यकाल से जब हम आधुनिक काल में प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति की स्वतंत्र चिंतन मनन पर बल दिया जाने लगा। कहा गया कि कहा गया कि ये व्यक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड का एक केंद्र है, ठीक है ना, व्यक्ति का केंद्र है। ये राजा या राजा का केंद्र नहीं है। ये समाज, धर्म, नैतिकता के नियम, ये मतलब सब केंद्र में नहीं है। केंद्र में अगर कोई है तो वो है व्यक्ति। व्यक्ति के लिए जो अच्छा है, हम लोग संसार में आए क्यों हैं? इसलिए कि एक अच्छी ज़िंदगी जिए, खुशहाल ज़िंदगी जिए। तो व्यक्ति जो मन में आए वो करना चाहे। एक नए तरीके की यह विचारधारा आई थी उस वक्त आधुनिक काल में, जिसे हमने उदारवाद कहा। बात समझ में? इसे हमने क्या कहा? उदारवाद कहा। इस उदारवाद में यह बोला गया कि व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ दिया जाए, यानी मतलब व्यक्ति को आप एकदम एक तरीके से क्या कर दें, स्वतंत्र छोड़ दें। जैसे कि हम आपको बताते हैं थोड़ा सा, देखिए हेडिंग डाल लीजिए चाहे तो एक यूरोप करके, फिर देखिए मैंने भी आपको क्या क्या बताया वो मैं बता दूं कि देखिए आधुनिक काल में क्या आया, उदारवादी धारणा आई। वहाँ पे क्या हुआ, उदारवादी धारणा के तहत क्या किया गया, व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर विशेष बल दिया गया। समाज में संसाधनों का वितरण यानी योग्यता या क्षमता के अनुसार मतलब होना चाहिए। जो वितरण है वो व्यक्ति की योग्यता या क्षमता के अनुसार वितरण होना चाहिए। कैसे, मतलब उन्होंने कहा कि इस पे उन्होंने एक्सप्लेन किया कि अगर ऐसा होगा तो समाज में सभी लोगों की योग्यता या दक्षता एक समान होती है। फिर ये योग्यता का मतलब क्या होता है, कैसे डिबेट करेंगे, किसे आप बोलेंगे कि क्या वह ज़्यादा योग्य है या कम योग्य, कैसे किस बिहार पर आप बोलेंगे। अगर कोई ज़्यादा मेहनत कर रहा है तो क्या आप उसे ज़्यादा योग्य मानेंगे, या अगर कोई अपने मस्तिष्क का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहा है तो आप उसे योग्य मानेंगे। बहुत से लोग कहेंगे कि जो लोग मानसिक श्रम करते हैं वो लोग ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं, शारीरिक श्रम करने वालों जो लोग हैं, बहुत से लोग कम प्रतिभाशाली मानेंगे उनको। और शायद यही बंटवारा है, जो शारीरिक श्रम वाला है उसको मजदूरी के रूप में दी जाती है, और जो मानसिक का मतलब इस्तेमाल करता है तो उसको मजदूरी के रूप में मतलब कितनी दी जाती है। इतना बड़ा गैप क्या
मतलब इतना बड़ा गैप क्रिएट किया जाना चाहिए। बहरहाल छोड़ो, खैर ये मतलब बात समझ में आ गई होगी आपको। लेकिन समाज में इसी तरीके से बंटवारा किया है, योग्यता और क्षमता का बंटवारा इसी तरीके से, ठीक है ना। तो मैंने आपको बताया, चीज़ आपको समझ में आई। एक आपने देखा होगा, एक हो गया विवेक और एक हो गया ताकत। इस आधार पर हमने समाज का बंटवारा कर दिया। दूसरा, जो लोग स्वस्थ हैं, जिनके पास 2 हाथ 2 पैर 2 आंखें, उन लोगों की तुलना में अगर कोई व्यक्ति दिव्यांग है तो क्या यह मतलब 2 व्यक्तियों के बीच की सही तुलना का आधार बन सकता है? बनता है। मतलब अगर इस तरीके से हम देखें तो समाज में अगर योग्यता के अनुसार ही संसाधनों का वितरण हो रहा है तो जो व्यक्ति दिव्यांग होगा या हो सकता हो कि संसाधनों का उसका कोई दावा ही मतलब ना हो, क्योंकि उसे शारीरिक रूप में कमजोर बनाकर जो लोग शारीरिक रूप से मजबूत होंगे वे लोग इसे ही अपनी क्षमता बना लेंगे और संसाधनों का अपने लिए इस्तेमाल करेंगे। ठीक उसी तरीके से योग्यता या क्षमता का मतलब क्या है? पुरुष और महिला में आप किसे योग्य या सक्षम मानते हैं? अगर योग्यता के आधार पर ही संसाधनों का वितरण होगा और पुरुषवादी समाज ने यह निर्धारित कर दिया कि महिलाओं के अंदर कोई योग्यता ही नहीं है, उनकी योग्यता क्षमता का कोई मतलब ही नहीं है, तो मतलब क्या नहीं कि योग्यता और क्षमता बताएं कि उसे कहते हैं कि जो सार्वजनिक जीवन में राजनीतिक कौशल, सार्वजनिक कौशल का प्रदर्शन करे वो लोग होते हैं। आक्रामक लोग जो होते हैं, बिना डरे हुए जो लोग रहते हैं, मतलब पुरुषवादी मूल्यों की स्थापना वो लोग करना शुरू कर देते हैं। वो महिलाओं को भावुक कहेंगे भावुक होना समाज की अच्छी विशेषता नहीं है। महिलाओं को संवेदनशील कहेंगे कि इससे वस्तुनिष्ठता में की मतलब कमी आ जाती है। कुल मिलाकर ये समझिए कि समाज में जब हम योग्यता क्षमता के आधार पर संसाधनों का वितरण कर रहे हैं तो उसी वक्त हम बहुत से लोगों को संसाधनों से दूर करते जा रहे हैं, बहुत दूर करते जा रहे हैं। और यही हाल हुआ यूएसए और यूरोप में, जहाँ से उदारवाद की विचारधारा शुरू हुई। इस उदारवादी विचारधारा वाले देशों में औद्योगिकरण हुआ और उन औद्योगिकरण के कारण शहरों में बड़े बड़े उद्योग वहाँ पर आए। नियम वहाँ पे ये था कि जिसके पास योग्यता होगी उसके पास संसाधन अधिक होंगे। देखा गया कि समाज में कुछ ही लोग ऐसे थे जिनके पास यह क्षमता थी कि वे पूंजी अपने पास रखते या फैक्ट्री पर नियंत्रण करते थे। इन लोगों ने पूरे संसाधनों पर केंद्रीकरण कर लिया। सारे संसाधन कुछ ही लोगों अर्थात मुट्ठी भर लोगों के हाथों में आ गए। जिनके पास आ गए वे बढ़ते गए। यानी यूरोप में देखा गया कि अमीर अमीर होता गया, गरीब गरीब होता गया। ये अमीर यानी पूंजीपतियों के मनमाने तरीके से नियम बनाने शुरू कर दिए। जैसे फैक्ट्रियों में काम करने वाले जो मजदूर थे 18-18 घंटे उनसे भी यह काम कराया जाने लगा। रॉयल कमीशन की रिपोर्ट आई, या दिल दहला देने वाली रिपोर्ट थी। पूरे के पूरे यूरोप में 19वीं सदी का रिपोर्ट जब आया तो बताता है कि 18-18 घंटे लोगों से काम कराया जाता था और उसके बदले में मजदूरी उनको ना के बराबर दी जाती थी। उन्हें जहाँ काम कराया जाता था उन्हें हवा की सुविधा ही नहीं दी जाती थी। आप सोचिए, जहाँ पर वो काम करते थे अमानवीय परिस्थितियाँ होती थी। छुट्टी या अवकाश की तो कोई बात ही ना करे। कोई व्यक्ति बीमार होता है तो उसे वेतन मजदूरी भी नहीं दी जाती थी। यानी यह समाज ऐसा होगा कि जहाँ संसाधनों पर कुछ लोगों का नियंत्रण हो जाएगा। बहुत से लोग उनको अक्षम, अयोग्य, बहुत से लोग उनको अक्षम, अयोग्य, अप्रतिभाशाली मानकर उनके साथ निर्ममता के साथ व्यवहार किया जाएगा। ऐसा उस समय लोग करते थे। फिर क्या हुआ? उदारवादी समाज में, ठीक है ना, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के यहाँ देखिए उदारवादी समाज में क्या था कि पूंजीवादी व्यवस्था का उभार था। ठीक है, संसाधनों का केंद्रीकरण था, समाज में व्यापक स्तर पर बहिष्करण था। ठीक है ना, इसका क्या है कि समाज का बड़ा हिस्सा बाहर कर दिया जाता था। वह गरीब वंचित हो जाता था, उसके जीने का कोई अर्थ ही नहीं निकल पाता था। तो इस उदारवादी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के खिलाफ यूरोप में इसी समय आवाज़ उठने लगी। इस आवाज़ को अलग अलग लोगों के द्वारा उठाया जा रहा था। इसमें सबसे प्रबल आवाज़ समाजवादी विचारधारा की मानी जाती थी। ये जो समाजवादी विचारधारा थी, यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर बल देती ही नहीं थी, बल्कि आर्थिक समानता पर बल देती थी। इसकी प्रतिक्रिया में समाजवाद यहाँ पर आया कि समाजवादी धारणा आई। आर्थिक समानता पर विशेष बल दिया गया। व्यक्ति नहीं बल्कि समाज पर बल दिया गया। ठीक है ना, यहाँ पे व्यक्ति नहीं बल्कि किस पर बल दिया गया? समाज पर बल दिया गया।
मतलब इन्होंने कहा कि इसलिए संसाधन पर किसी एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं बल्कि पूरे समाज का नियंत्रण होना चाहिए। ऐसा इन्होंने कहा कि हम सभी मिलकर रहते हैं और समाज में अकेले अकेले नहीं रहते हैं। आप सोचिए कि कुछ लोगों के हाथों में संपत्ति केंद्रित हो जाए और बाकी के जो लोग हैं उनके पास संपत्ति ना हो। दूसरा विकल्प तो फिर क्या होगा उनके पास में, कि वो सभी लोग अगर कानूनों का पालन करना छोड़ दें, अगर उद्योगपतियों की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में काम करना छोड़ दें, अगर वे अपना देश छोड़ दें, ऐसी स्थिति में उस देश की पूरी व्यवस्था ही ठप हो जाएगी। ये चीज़ पूंजीवादी नहीं समझ पाते हैं। पूंजीपतियों के समझ में नहीं आता है कि उनके पास जो कुछ है वो इस देश का है। अंबानी साहब को अगर कोई भी प्रॉपर्टी उन्होंने बनाई है तो भारत की जो जनता है वहाँ से प्रॉपर्टी ली गई है। क्या कोई उद्योगपतियों का जन्मजात कोई प्रॉपर्टी थी? मतलब कई जगहों से हमने भूमियों का अधिग्रहण किया है, दबाव डालकर हमने किया है, काफ़ी ज़्यादा पैसा लालच देकर जानबूझकर प्रेशर क्रिएट किया है। हो सकता है उनमें से बहुत से ऐसे जगह थे जहाँ पर हमारी रहने वाली आबादी नहीं हटना चाहती थी, लेकिन वहाँ संसाधन पाए जाते थे। बड़े बड़े पूंजीपति वहाँ पर पहुँचे, वहाँ पर उन लोगों को क्षेत्र दे दिया गया और हमारे यहाँ इसका विरोध हो सकता है था। मतलब यानी एक व्यक्ति का हित ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पूरे समाज के या पूरे समाज का हित ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो समाजवादी कहते हैं कि पूरे समाज का हित ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो क्या मतलब आपने यहाँ देखा कि संसाधनों पर क्या है, सामुदायिक नियंत्रण होना चाहिए। इसे प्राप्त करने के लिए अलग अलग तरीके हैं, 3 तरीके हैं। आप देखेंगे यूरोपियन का था मतलब कल्पना लोकी का समाजवाद। इसके अंदर क्या था, पूंजीपतियों का हृदय परिवर्तन करने पर बल दिया गया। दूसरा क्या था, साम्यवाद। यह शब्द कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया। हिंसक क्रांति द्वारा पूंजीवाद का अंत, इसमें यह बताया गया। इसका मतलब क्या है कि सर्वहारा का शासन, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व, यानी कि जैसे रूस, चीन। मतलब क्या है कि मजदूरों की सरकार कि इतनी ज़्यादा ताकत हो कि अगर थोड़ी बहुत पूंजीवाद के अवशेष हों तो सबको खत्म कर दिया जाए, उनकी आवाज़ को दबाने की शक्ति यहाँ पर हो। इसलिए इसे आप रूस और चीन में देख सकते हैं। चीन में मजदूरों का डिक्टेटरशिप है। भविष्य में आप देखेंगे वर्ग विहीन, राज्य विहीन साम्यवादी समाज। मतलब राज्य की धारणा को खत्म करने की बात साम्यवाद वर्ग विहीन, राज्य विहीन की बात करता है। मतलब सरकार को खत्म करने की बात करता है। भविष्य में वर्ग विहीन का मतलब निजी संपत्ति किसी के पास नहीं होगी, निजी संपत्ति का उन्मूलन रूस और चाइना में है। यहाँ पर साम्यवाद और का संस्करण देखने को मिलता है। तीसरा बात करते हैं लोकतांत्रिक समाजवाद, और इससे मैं आपको जो है कल कंटिन्यू करूँगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना। पता नहीं इसमें मेरे में कुछ इशू है, 23 मिनट के बाद कुछ वीडियो बन नहीं सकती है, तो इस वजह से मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूँगी। ओके, तो लोकतांत्रिक समाजवाद से नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।